ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स सेकेंड। अब मैथमेटिक्स सेकेंड को लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके पहले जो मैं मैथ फर्स्ट पढ़ाया था उसमें जो मैराथन का क्लास मैंने लिया था उसमें से 90% क्वेश्चन बोर्ड में आ गए थे। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो बोर्ड का क्वेश्चन और मेरा मैराथन का क्वेश्चन को मिलाकर आप देख सकते हैं, तो उसमें 90% क्वेश्चंस मिल गए थे। अगर मैथ सेकंड की तैयारी मेरे साथ आप करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स जरूर गेन करेंगे और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने का मैं प्रयास करूंगा आपके साथ दोस्तों। तो आज मैं मैथमेटिक्स सेकंड में केवल सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, बिल्कुल टाइमली मिलेगा, यह हमारा आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आज के सिलेबस में, आज के टॉपिक में हमारा सिलेबस डिस्कशन है, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपका ये आपका देखिए, आपके सामने मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट्स नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, डिटेल कंटेंट में हम चल रहे हैं। इसमें हम आपको देखना चाहेंगे आप यहाँ पे क्या हो रहा है। यूनिट फर्स्ट है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है ईपीबीटी के अकॉर्डिंग, जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है। सबसे पहला आपका है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप देखेंगे क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम बात करेंगे, पूरे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आइए, आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शन। ये जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन हैं, आपको यहाँ पे करने हैं। और इस पर क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है, बहुत इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर जरूर फोकस करिएगा। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसमें आप इन सबको पढ़ना है और इजी वे में पढ़ना है, कोई बहुत डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी पढ़ने में, और इसको समझने में भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड में अगर हम बात कर लें तो आपका यहाँ पे ये चीज देखिएगा, एप्लीकेशन लेंथ ऑफ सिंपल कर्व्स फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय सिंपल। यहाँ पे ये जो रूल है ना, ये जो रूल आप देखने को देख रहे हैं अपने सामने, ये जो रूल देख रहे हैं आप, ये सिंपसन रूल, ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर हम बहुत अच्छा खासा फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इसमें ये जो है ना, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब स्टार्टिंग का जो मैंने बताया है ना, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट जो 4 चैप्टर बताए, उनको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा। अगर आप चीज़ों को बहुत हल्के में लेंगे तो आगे चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये जो मैंने बताया ना सिम्पसन लॉ, इसको आप ठीक से पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सॉलिड नंबर ये देता है, ये जो टॉपिक आपके सामने है। बाकी चीज़ें तो आसान हैं, उसमें बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। और ये बस इसमें तो सब पढ़ना है, इसमें इस चीज़ को अच्छे तरीके से फोकस करना, पढ़ाई सबको सबको पढ़ाया जाएगा, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल फुल आपका सिलेबस दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये जो होगा अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब फिर हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री में ध्यान दीजिएगा बच्चे। किसी किसी किताब में क्या होता है कि ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो उसमें सब दिया है, सर्कल दिया है, पैराबोला दिया है, हाइपरबोला दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। किताब मोटी बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए, पैसे बनाने के लिए वो क्या करता है, लेखक सारी चीज़ों को डाल देता है, वो आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो। तो आपको केवल ध्यान देना है इस बात का कि केवल सर्कल उसमें पढ़ना है, ठीक है। इसका इक्वेशंस पढ़ना है, फिर इसका रेडियस, डायमीटर, फार्मूला, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी, केवल केवल और केवल सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। केवल और केवल सर्कल से रिलेटेड बातें आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशन 3D,
इसमें थोड़ा कल्पना करना पड़ता है, चीज़ों को स्पेस में हम मानते हैं और थोड़ा सा ये काल्पनिक बातें हैं। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया तो बैठ गए सोचने, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। बस केवल जो क्वेश्चन पूछेगा उसका फार्मूला उस पर रखना है, आंसर लेना है, कुछ नहीं करना है, जान लीजिए। और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं है, केवल ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसमें केवल वैल्यू पुट करना, आंसर लेना है विद फार्मूला। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उसका तरीका क्या है, उसको कैसे आप याद रखें, वो सब कुछ बताया जाएगा, बहुत आसान करके बताया जाएगा। तो इसमें निकालना, थोड़ा नंबर पाना आसान होगा अगर आपको फार्मूला याद करने की प्रोबेबिलिटी है तो। ठीक है, अगर आप फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूला बेस्ड है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो इस तरह से आपका इतना ही, आपके 4 यूनिट ही मैथ सेकंड में है। मैथ फर्स्ट तो लेंदी था, लेकिन मैथ सेकंड बस 4 यूनिट ही हैं। 4 यूनिट में केवल फार्मूला बेस्ड है। सिंपसन राल को आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। फिर आपका जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है जो हमने आपको अभी बताया था, ये यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं बाई पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए, ये मूव पे चलते हैं, ये डिटेल को। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स, तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को बताएंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या है। बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड टर्म आपको मिलेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाए जाएंगे, अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन वास्तव में क्या होता है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन को बता देते हैं कि इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या है, क्यों करते हैं, क्या हमारी इससे हेल्प मिलती है और क्या इसका प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको चार्ट वगैरह सब कुछ बना बनाया मिलेगा फार्मूले का, उसको याद कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम चलते हैं, कुछ इंटीग्रेशन का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, समाकलन, समाकलन। देखिए, समाकलन होता क्या है, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो समाकलन क्या चीज़ है, इसको ज़रा हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका, इस तरह का कोई फंक्शन है डी डी एक्स एफ एक्स। आपने इसका डी डी एक्स निकाला, मान लीजिए कि कोई फलन मिल गया एफ एक्स। क्या मिल गया, फलन मिल गया एफ एक्स। जैसे हम पहले भी बता दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने डी डी एक्स साइन एक्स किया, डी डी एक्स साइन एक्स किया, तो क्या मिल गया आपको, कॉस एक्स मिल। ठीक है, तो जो आपका ये डिफरेंशिएशन है, इसी का जो इनवर्स प्रोसेस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कोई फलन मान लीजिए एफ एक्स है, जिसका अवकलन एफ एक्स है, ये एफ एक्स है जिसका अवकलन यह एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स इस एफ एक्स का क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। यानी कि होता क्या है यहाँ पे कि जब ये डी डी एक्स इधर जाएगा ना, जब ये डी डी एक्स इधर से इस साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, समाकलन बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, आपका समाकलन बन जाएगा। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो डी डी एक्स है ना, जब ये बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, समाकलन बन जाता है। यानी कि इसका जो इनवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है, वही आपका समाकलन कहलाता है। अगर इस डी डी एक्स को अगर आप इधर भेजेंगे तो यही डी डी एक्स क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डी डी एक्स जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कास एक्स डी एक्स। ये समाकलन का क्या है, सिंबल है, ये समाकलन का सिंबल है। तो कास एक्स डी एक्स का जो आपका समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, साइन एक्स होगा। ये तो सिंपल एक डिफिनीशन है कि अगर कोई फलन है, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स, उसका अवकलन स्मॉल एफ एक्स है, तो इस स्मॉल एफ एक्स को इस कैपिटल एफ एक्स का क्या कहते हैं,
समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। लेकिन हम इसके कांस्टेंट और सारी बातों का अगर हम बात करें डिफिनीशन के साथ, तो देखिए अगर हम इसके डिफिनीशन के साथ बात करें तो हम क्या लिखेंगे समाकलन का डिफिनीशन में? डिफिनीशन में हम लिखेंगे इनवर्स प्रोसेस, या आप ऐसे लिख सकते हैं अवकलन के, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई फलन है इस तरह का डी डी एक्स, तो यहाँ से हटाते हैं, मान लीजिए कोई फलन है डी डी एक्स, तो अगर उसका आप समाकलन अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट के लिए हम मान लीजिए कोई कांस्टेंट अगर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, तो जब डी डी एक्स हम करेंगे तो डी डी एक्स एफ एक्स का एफ एक्स होगा, 80 का क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी कि आपका क्या होगा? एफ एक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एफ एक्स हो गया। भाई चेंज हो जाएगा ना, चेंज होकर कुछ दूसरे रूप में आ जाएगा। ये अब इस डी डी एक्स को जब हम उधर भेजते हैं, जब डी डी एक्स को हम उधर भेजते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक समाकलन का सिंबल मिलता है एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जो आपका एफ एक्स डी एक्स का जो आपका समाकलन हुआ ना, जो आपका समाकलन हुआ वो क्या मिला आपको? एफ एक्स प्लस सी। क्या हुआ? एफ एक्स प्लस सी हुआ। इसीलिए जब भी हम किसी फंक्शन का हम समाकलन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें सी ऐड कर देते हैं। ये इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? समाकलन नियतांक। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। और इसको अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? इनवर्स प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक, अगर मान लीजिए इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिएगा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपके सामने, ये यहाँ पे डी डी एक्स एक्स पे n+1 प्लस सी। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका हम क्या कर रहे हैं? डी डी एक्स निकाल रहे हैं, और क्या है? x पे n+1 प्लस सी है। तो जब हम इसका डी डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा हमको? डी डी एक्स पे n+1, और c का कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो हम यहाँ पे n+1 का जब हम डी डी एक्स करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा? हम पढ़े हैं फार्मूला में, पढ़े हैं डी डी एक्स एक्स की पावर n का क्या होता है? एन एक्स पे n-1 होता है, शुरू में ही आप पढ़ते चले आए हैं। तो यहाँ पे x पे n+1 का क्या होगा? n+1। ये क्या है? मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसी बात को समझाने के लिए। तो ये क्या है? n+1 हो गया इंटू एक्स पे क्या हो जाएगा? n+1-1, यानी कि क्या हुआ? n+1 इंटू एक्स पे n। क्या हुआ? n+1 इंटू एक्स पर n हो गया। तो ये किसका? डी डी एक्स है ना, ये किसका है? डी डी एक्स है। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए ये n+1 प्लस सी का आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये मिला आपको। यही डी डी एक्स जब उधर जाएगा ना तो किस में बदल जाएगा? इंटीग्रेशन बदल जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये डी डी एक्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा? n+1 एक कांस्टेंट है तो ये भी आपका बाहर हो जाएगा। हमेशा कांस्टेंट चीज़ें क्या हो जाती हैं? बाहर हो जाती हैं। जैसे
आप पढ़ा करते थे, अवकलन में भी यही बातें हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, n+1 x पे n dx। तो यहाँ पे अगर x पे n dx का अगर मान लीजिए कि आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर यहाँ पे x पे n dx की अगर आपको वैल्यू निकालना, तो ये चीज़ इधर भेज दीजिए, इस पूरे को आप क्या भेज देंगे, इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x पे n+1 अपान n+1, यहाँ c पर के भी नीचे n+1 होगा, तो मान लीजिए c के भी नीचे n+1 हो गया। और फिर आपको यहाँ क्या मिला, x पे n dx, क्या मिला, x पे n dx। तो यहाँ पे आप लिख दिए क्या, x पे n dx इज इक्वल टू क्या हुआ, x पे n+1 अपान n+1, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इस प्रकार से आपने बहुत पहले से ही यही फार्मूला पढ़ते आए हैं, वेयर नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये फार्मूला बहुत पहले से ही आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे जो आप सामने आपको दिख रहा है x पे n dx, तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, आप देखिए ध्यान से, पहले हमने क्या किया था, हमने डिफरेंशिएशन का ही प्रोसेस अपनाया है। यहाँ पे हमने एक व्यंजक अपने मन से ले लिया, कि मान लिया कोई व्यंजक है x पे n+1, कुछ भी मान सकते थे आप, ऐसा नहीं है कि यही मानिए, कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए माना कि इससे रिलेटेड फार्मूला आपके सामने आ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड फार्मूला आपको पढ़ना है, इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल सर्च किया कि एक फार्मूला ही निकल गया आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी एक्स एक्स पे n+1 प्लस सी हमने एक कॉन्स्टेंट सी माना, जिसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इसको इनडिफिनिट और निश्चित समाकलन कहते हैं, क्योंकि सी का कोई निश्चित मान नहीं है। हम डी डी एक्स करते हैं किसी भी फंक्शन का करें, मान लीजिए कि यहाँ पे सी हम नहीं जोड़ते हैं, मान लीजिए सी हम क्यों सी जोड़े, आप अगर ये सोचें कि हम सी नहीं जोड़े तो क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे 2, 4, 10, 8, 20, 25 नहीं है, तब तो उसका सीधे फार्मूला बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें, आपके सामने एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम कह दें ऐसे, इस बात को अगर समझाना है तो हम एक बार और समझ लेते हैं, देख लीजिए। अगर हम कह दें कि हम पढ़े हैं फार्मूला में, हम पढ़े हैं डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है। हम कहें कि साइन एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो क्या होता है, कास एक्स होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, हम कह दिए। ठीक है, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, लेकिन अगर हम साइन एक्स प्लस 2 अगर हम बात कर लेते हैं, अगर साइन एक्स प्लस 2 अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि कास एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो कास एक्स का अवकलन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अगर हम कास एक्स का अवकलन कह रहे हैं, साइन एक्स हो रहा है, तो अगर हम कास एक्स प्लस 2 का भी अवकलन कहें तो भी तो साइन एक्स होगा, तब भी तो साइन है, इसका भी अवकलन यही होगा, इसका भी अवकलन यही होगा। तो चूंकि हमें मालूम नहीं रहता है कि हम किसके अवकलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए फाइनल करने के लिए इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि अगर ये cos x है, इसका भी आपका अवकलन sin x है, अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका भी अवकलन sin x ही होगा, सेम होगा। इसीलिए हमेशा इनके साथ एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, जीरो होता है, इसीलिए इनके साथ हमेशा कांस्टेंट जोड़ के हम बताते हैं, क्योंकि तभी कंप्लीट आंसर होगा। क्योंकि cos x का अवकलन तो sin cos x प्लस 2, cos x प्लस 5, cos x प्लस 10 कुछ भी का भी तो अवकलन आपका sin x होगा। इसलिए कंप्लीट बात बताने के लिए हम इसके साथ c जोड़ कर कहते हैं कि इसका sin x का समाकलन cos x प्लस c होता है, यानी कि cos x के साथ कोई भी डिजिट अगर जुड़ी है तो वो क्या होती है, वो sin x का आपका समाकलन होती है। ठीक है ना, कोई भी अगर डिजिट के साथ जुड़ा है तभी भी ये क्या है, sin x का समाकलन है, और इसके साथ कोई भी डिजिट जुड़ा हो उसका अवकलन आपका क्या है, sin x है। अगर हम केवल cos x का हम बोल रहे हैं अवकलन sin x है यहाँ पे फार्मूला के अनुसार, तो हमारी बातें इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि cos x प्लस 2 का भी तो आपका अवकलन sin x ही है, cos x प्लस 2 का भी तो अवकलन आपका माइनस sin x है। तो इस प्रकार से
हम बातों को कंप्लीट कर सकें, यहाँ पे एक कांस्टेंट सी जोड़कर ही हम का आंसर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कांस्टेंट सी जोड़ेंगे तो उसका भी अवकलन करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम यही बात आपको बताना चाह रहे थे, यही बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करना चाह रहे थे कि जो आपका हमने क्या निकाला था, हमने केवल क्या निकाला था, हमने यहाँ पे डी डी एक्स निकाला था एक्स पे एन प्लस वन का, और उसका एक फार्मूला बन के आ गया एक्स पे एन डी एक्स का एक्स पे एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी वेयर नॉट इज इक्वल टू -1 है। तो हम अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसको क्या कहते हैं। देखिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जरा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? समाकल्य। क्या बोलते हैं? समाकल्य। जिसका भी आप समाकलन कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। और जो आपको रिजल्ट मिलता है इसको हम समाकलन बोलते हैं। समाकल, इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? समाकल। क्या बोलते हैं इसको? समाकल। और ये आपका क्या है? ये आपका सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समाकलन का, ये समाकलन का क्या है? प्रतीक है, ठीक है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका समाकलन का प्रतीक है, ये है। और इसको हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है आपका? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? समाकल नियतांक, समाकलन नियतांक। समाकलन नियतांक, इसको क्या बोलते हैं हम? समाकलन नियतांक। तो ये सारा आपका क्या है? ऑपरेशन है इंटीग्रेशन का। केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर हम एक या दो एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता है, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए कह दे एक्स की पावर 6 dx। इसका क्या बताना है? इंटीग्रेशन बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा है अभी अभी, फार्मूला पढ़ा है एक्स पे एन dx, ठीक है। इसका फार्मूला याद करने की बिल्कुल ही नीड नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधे n है तो n प्लस वन ऊपर भी लिख दीजिए, n प्लस वन नीचे भी लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना? n है, n प्लस वन ऊपर भी, n प्लस वन नीचे भी। ये जो आपका x है ना, ये x जिस पर भी पावर है उसको इसके नीचे रख दीजिए, यानी कि पावर में ही ऊपर रहे। बस जो भी यहाँ पे है उसको इसके जस्ट नीचे यानी कि बेस बना दीजिए, उसको पावर बना दीजिए। और फिर प्लस सी तो आपको लिखना ही लिखना है। सी नहीं लिखे तो बात आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि सी का कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे x पे 6 dx है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो वी फाइंड दैट हम प्राप्त करेंगे क्या? x पे 6 प्लस वन अपान 6 प्लस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x पे 7 अपान 7, यहाँ पे क्या आएगा? c जरूर जोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर मान लीजिए c नहीं जोड़ते, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज किए हैं, बस जो भी है प्लस ऊपर कर देंगे, ऊपर पावर नीचे पावर सेम रहेगा, प्लेट करके हम लिख देंगे। ये आपका क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका क्या कहलाएगा? ये इंटीग्रैंड, ये इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रैंड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रल प्राप्त करते हैं इंटीग्रैंड की सहायता से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सारी बातें आपके सामने, हर चीज़ को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर मान लीजिए कि हम भूल जाते हैं, मान लीजिए कि हम कांस्टेंट लगाना
हम भूल गए, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि आपने लिखा है एक्स की पावर 6 से डी एक्स का, आपने रिजल्ट लिखा है एक्स पे 7/7, सी लिखना भूल गया। तो यहाँ पे आप कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अगर एक्स के पावर 6 से डी एक्स का अगर समाकलन एक्स के पावर 7/7 है, तो इसका अवकलन एक्स के पावर 6 होना चाहिए। तो इसका अवकलन x के पावर 6 होना चाहिए। तो ठीक है, हम इसका अवकलन अगर करें डी डी एक्स, एक्स के पावर 7/7 का अगर हम करें तो 1/7 है, बाहर आ जाएगा। तो डी डी एक्स एक्स के पावर 7 हुआ, तो यहाँ पे 1/7, तो ये आपका एन एक्स पे n-1 होता है, पढ़े ही हैं। तो 7 हो जाएगा इंटू एक्स पे n माइनस, यानी कि 7-1, 7 से 7 कटा, एक्स के पावर 6 आ गया ना। तो हमने एक्स के 7/7 का जब डी डी एक्स किया तो एक्स के पावर 6 आपके सामने आ गया, अब दिख रहा है ना। तो अगर आप बताइए कि यहाँ पे अगर हम डी डी एक्स एक्स के पावर 7/7 प्लस 10, अगर इसका भी हम अवकलन करें तब भी तो x की पावर 6 आएगा। तो क्या आपकी बात कंप्लीट कहाँ हुई, गलत हो गई ना। आप प्लस 10 भी है तब भी x की पावर 6 है, और नहीं कुछ जोड़े हैं तब भी x की पावर 6 है। तो हो सकता है 10 हो सकता है 10 हो। इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट c जोड़ करके आंसर लिखते हैं। इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट डिजिट है तब भी इसका अवकलन x के पावर 6 ही आएगा। ठीक है, आएगा। तो हमारी बात तभी कंप्लीट होती है जब यहाँ पे सी जोड़ते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, तो उसके लास्ट में सी जरूर देते हैं। ये हमारी बात को क्या करती है, पूरा कंप्लीट करती है। अब इंटीग्रेशन का मैंने आज तक जितना बताया वह इंट्रोडक्शन के सीरीज में था। इंट्रोडक्शन था, इंटीग्रेशन पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया, कि एग्जाम्पल भी बताया, इसको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा फार्मूला चार्ट आपके सामने होगा। खुद फार्मूले को लिखूंगा, समझाऊंगा, फिर उस पर एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखूंगा। हमारा ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।